नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने दवा से लेकर हमारे खाने तक सब कुछ बदल कर रख दिया है। जी हाँ, हम बायोटेक्नोलॉजी के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं, जो यकीनन साइंस की सबसे जबरदस्त क्रांतियों में से एक है। सोचिए, हजारों सालों से इंसान बायोलॉजी के साथ काम करता आया है। लेकिन पिछली सदी में कुछ ऐसा हुआ कि हम इसके अंदर काम करने लगे। मतलब हम उन बेसिक इंस्ट्रक्शंस को एडिट करना सीख गए जो किसी भी जीव को बनाते हैं। देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी काफी पुरानी है। सोचकर देखिए, ब्रेड, दही या वाइन बनाने जैसी जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें हम माइक्रोब्स का ही तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो प्रकृति में मिलते हैं। लेकिन जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो इससे बिल्कुल अलग है। यहां पर हम सीधे जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को ही बदल देते हैं, और ऐसा करके हम नई नई क्षमताएं पैदा कर सकते हैं, जैसे कोई डीएनए वैक्सीन बनाना या फिर किसी खराब जीन को ठीक कर देना। और देखिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ये परिभाषा ये पारंपरिक और मॉडर्न दोनों तरीकों को कितनी खूबसूरती से एक साथ लाती है। तो चलिए अब इसी मॉडर्न नजरिए को और गहराई से समझते हैं। तो ये जो मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, इसका जन्म किसी एक दिन में नहीं हुआ। ये कहानी है दो जबरदस्त साइंटिस्ट्स की और उनके दो बड़ी खोजों के मिलने की। ये पूरी कहानी करीब 10 साल तक चली और इसका क्लाइमैक्स आया 1972 में, एक ऐसी खोज के साथ जिसने इतिहास रच दिया। तो एक तरफ थे हर्बर्ट बॉयर। उन्होंने पता लगाया कि कुछ एंजाइम्स बिल्कुल एक मॉलिक्यूलर कैंची की तरह काम करते हैं जो डीएनए को काट सकती हैं। और दूसरी तरफ थे स्टैनली कोहेन, जो प्लाज्मिड के एक्सपर्ट थे। प्लाज्मिड क्या होते हैं? ये डीएनए के छोटे गोल छल्ले जैसे होते हैं जो बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम से अलग होते हैं। तो हुआ ये कि जब ये दोनों मिले तो एक जबरदस्त आइडिया आया। क्या हो अगर बॉयर की कैंची से डीएनए का एक टुकड़ा काटा जाए और फिर उसे कोहेन के प्लाज्मिड में डालकर किसी दूसरे बैक्टीरिया में भेज दिया जाए? और कमाल की बात यह है कि ये आइडिया काम कर गया। बस यहीं से जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस खोज ने साइंस को कौन कौन से टूल्स दिए। इसे डीएनए के लिए एक तरह का कट कॉपी पेस्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इस टूलकिट में सबसे पहले आती है कैंची यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये वही एंजाइम हैं जिनकी स्टडी बॉयर ने की थी। इनका काम है डीएनए को स्कैन करना, और जब इन्हें खास सीक्वेंस मिलता है तो बस वहीं पर कट लगा देना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जिस सीक्वेंस को पहचानते हैं उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे मलयालम शब्द को आगे से पढ़ें या पीछे से एक ही रहता है, बिल्कुल वैसे ही डीएनए में ये सीक्वेंस दोनों स्ट्रैंड्स पर उल्टी दिशा में पढ़ने पर एक जैसा होता है। जैसे ये देखिए, EcoRI नाम का एंजाइम ठीक इसी 6 बेस पेयर वाले सीक्वेंस को पहचानता है। ध्यान से देखें तो ऊपर वाले स्ट्रैंड पर GAATTC है और नीचे वाले पर CTTAJRG, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और पैलिंड्रोमिक। अब यह एंजाइम डीएनए को सीधा नहीं काटता, ये थोड़ा आगे पीछे से काटता है, जिससे दोनों सिरों पर सिंगल स्ट्रैंडेड के कुछ हिस्से लटकते रह जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं स्टिकी एंड्स या चिपचिपे सिरे। और यकीन मानिए, यही चिपचिपापन ही असली जादू है, क्योंकि इसी की वजह से नया डीएनए जुड़ पाता है। ठीक है, डीएनए कट गया। अब उस कटे हुए टुकड़े को कहीं ले जाने के लिए एक डिलीवरी ट्रक चाहिए, और ये काम करते हैं प्लाज्मिड, जिनके बारे में कोहेन ने पता लगाया था। ये प्लाज्मिड एक वेक्टर यानी वाहक की तरह काम करते हैं, जो फॉरेन डीएनए को उठाकर होस्ट सेल तक ले जाते हैं। और आखिर में हमें चाहिए गोंद। जब हमारे डीएनए के टुकड़े के स्टिकी एंड्स कटे हुए प्लाज्मिड के स्टिकी एंड से जुड़ जाते हैं, तब डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम आता है और इन दोनों को पक्के तौर पर जोड़ देता है। बस बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। तो अब हमारे पास कैंची भी है, डिलीवरी ट्रक भी और गोंद भी। तो असल में लैब में ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? मॉडर्न प्रोसेस में कुछ तय स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले तो डीएनए को सेल से बाहर निकाला जाता है, मतलब आइसोलेट किया जाता है। फिर उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है और अपने काम के जीन को प्लाज्मिड वेक्टर में जोड़ दिया जाता है। अब ये जो नया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना, इसे बैक्टीरिया जैसे किसी होस्ट सेल में डाल दिया जाता है और फिर इन सेल्स को बड़े पैमाने पर ग्रो किया जाता है ताकि हमें अपना मनचाहा प्रोडक्ट जैसे कोई प्रोटीन मिल सके।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हो अगर हमारे पास शुरू करने के लिए डीएनए बहुत ही कम हो? ऐसे में हमें एक तरह की डीएनए फोटोकॉपी मशीन की जरूरत पड़ती है, और उसी मशीन का नाम है पीसीआर। पीसीआर का प्रोसेस 3 स्टेप्स में काम करता है। पहले डीएनए को गर्म करके उसके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया जाता है। फिर इसे ठंडा करते हैं ताकि प्राइमर नाम के छोटे मॉलिक्यूल्स सही जगह पर जाकर चिपक जाएं। और तीसरे स्टेप में एक खास एंजाइम आता है और इन प्राइमर्स के बीच की डीएनए को कॉपी कर देता है। और इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत देखिए, इस साइकिल को बार बार दोहराने से कुछ ही घंटों में डीएनए के एक छोटे से टुकड़े की करीब करीब 1 अरब कॉपीज बनाई जा सकती हैं। 1 अरब। तो एक बार जब हमारा जीन क्लोन हो गया, तो फिर प्रोडक्शन को बड़े लेवल पर ले जाया जाता है। इसके लिए बायो रिएक्टर्स का इस्तेमाल होता है। ये हजारों लीटर के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जो इन सेल्स को ग्रो करने के लिए एकदम सही माहौल देते हैं, बिल्कुल किसी फैक्ट्री की तरह। तो सवाल यह है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? सच तो यह है कि जीन्स को एक जीव से दूसरे में डालने की इस काबिलियत ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही वो ताकत है जिसके दम पर आज अनगिनत चीजें मुमकिन हो पाई हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स जैसी जीवन बचाने वाली दवाएं हों, या इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स, यहां तक कि खराब जीन्स को ठीक करने वाली जीन थेरेपी और फसलों को बेहतर बनाने का काम, ये सब इसी की देन है। तो ये थी बायोटेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की कहानी। डीएनए को कट और पेस्ट करने की ये जो काबिलियत है, ये साइंस की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अब जब हम जिंदगी के इस कोड को एडिट कर सकते हैं, तो हमें आगे क्या लिखना चाहिए।